चलिए सभी लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद, मेरे साथ साथ ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात गायत्री महामंत्र। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Rub your both palm. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. Okay. चलिए, तो आज की क्लास हम सब स्टार्ट करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाए। तो मैंने आप लोगों को कल क्या पढ़ाया था भाई? एवरीवन मैसेज करिए जल्दी जल्दी, या फिर अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। क्या पढ़ाया? मेथड्स पढ़ाई थी आपने, मेथड्स। अच्छा, मेथड्स पढ़ाया। ओके वेरी गुड। एक सेकेंड ना, खुशी कूलर बंद कर दे, आवाज नहीं आ रही है। मैम म्यूट हो गया। हाँ, आप लोग की आवाज नहीं आ रही थी। अब बताइए, कल हमने मेथड्स पढ़ा था पढ़ाए। मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। चलिए, मेथड्स में मैंने आप लोगों को 3 तरीके के मेथड्स बताए थे। कौन से हैं? लार्ज मेथड, लार्ज ग्रुप मेथड, स्मॉल ग्रुप मेथड और इंडिविजुअल। ठीक है। चलिए, लेक्चर मेथड किसके अंतर्गत आएगा? स्मॉल ग्रुप में या फिर लार्ज ग्रुप में? लार्ज में आएगा। लार्ज ग्रुप में आएगा। अच्छा, क्या होता है लेक्चर मेथड में? क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं लेक्चर मेथड के अंतर्गत? मेन फोकस किसमें होता है लेक्चर मेथड का? मैडम ये टीचर सेंटर्ड होता है और टीचर ही बच्चों को बताते हैं और वही इम्पोर्टेंट होता है, बच्चे सिर्फ सुनते हैं। ठीक है, बच्चे केवल सुनते हैं, है ना। ठीक है, मैंने आप लोगों को कल बताया था डायलॉजिक टीचिंग और डायरेक्ट टीचिंग। क्या होती है डायलॉजिक या डायरेक्ट टीचिंग? बताइए, डायलॉजिक या डायरेक्ट टीचिंग क्या होती है? भूल गए? बताओ भाई, किसको याद है? पावर टू टॉक पढ़ाया था, जिसमें बच्चे को पूरे तरीके से बात करने के लिए उसको अलाउ किया जाता है, उसको क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ किया जाता है, तो उसको बोलते हैं पावर टू टॉक, और उसी को ही हम डायलॉजिक या फिर डायरेक्ट टीचिंग बोलते हैं। बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन होगी वो पूछ सकता है टीचर से, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। हमने इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ी है। इसमें टीम टीचिंग पढ़ी है, लेक्चर मेथड पढ़ा है, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें पढ़ा था टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे स्मॉल ग्रुप टीचिंग कौन कौन सी होती है, ठीक है। चलिए, स्मॉल ग्रुप टीचिंग को हम स्टूडेंट सेंटर्ड बोलते हैं या टीचर सेंटर्ड बोलते हैं? बताओ। स्टूडेंट होता है इसमें। ना ही ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, ना ही ये टीचर सेंटर्ड होता है। कौन सा होता है ये? मिक्स्ड होता है। अगर मैं बात करूं इंडिविजुअलाइज्ड, तो वो कौन सा होता है? मिश्रित होता है। मिश्रित। इंडिविजुअलाइज्ड कौन सा होता है? या इंडिविजुअल मेथड कौन सा है ये? स्मॉल मेथड है ना, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, ठीक है। इंडिविजुअलाइज्ड मेथड जो होते हैं वो आपके स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं। चलिए, आज हम पढ़ेंगे आगे स्मॉल ग्रुप के मेथड कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद हम स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड पढ़ेंगे। तो स्मॉल ग्रुप और स्टूडेंट सेंटर्ड और आपका हो गया लार्ज सेंटर, ठीक है। तो लार्ज और इंडिविजुअलाइज दोनों का ही मिश्रण होता है स्मॉल ग्रुप। तो पहले मैं स्मॉल ग्रुप में आपको थोड़ा बहुत पढ़ा देती हूँ कौन कौन सा है। तो पहले हम हिंदी वाली स्लाइड से पढ़ेंगे, फिर हम इंग्लिश में ही सारा कुछ पढ़ेंगे। इंग्लिश वाली स्लाइड में मैंने बाकी स्मॉल ग्रुप के बारे में नहीं लिखा है, क्योंकि वो स्टूडेंट सेंटर, हमें इंग्लिश वाले में
दो चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, दैट इज टीचर सेंटर्ड एंड स्टूडेंट सेंटर्ड। स्मॉल ग्रुप की कुछ चीजें जो है वो दोनों में ही मिलती हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं आप लोगों को स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, मुझे बताइएगा हो रही है या नहीं। चलो, दिख रही है स्क्रीन? हाँ मैम, यस नहीं मैम दिख दिख रही? रही है। यस मैम, जी मैम। यस मैम, हाँ या ना? दिख रही है ना? यस मैम दिख रही है। यस मैम। ठीक है, ओके। यस। तो हम पढ़ रहे थे स्मॉल ग्रुप, ठीक है। स्मॉल ग्रुप क्या होता है आपका, हमने बताया था आपको, जहां पर कम संख्या में लोग होते हैं और हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होता है जनरली, स्मॉल ग्रुप में थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। शिक्षा के अधिकतर तरीके छोटे समूह में सिखाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह तरीके निम्न है, जैसे कि बहुत सी ऐसी चीजें जहां पर हमारे पास बहुत कम लोग हैं, जैसे 20 लोग हैं या 10 लोग हैं, तो हम क्या करते हैं जनरली सोचते हैं कि कौन इतनी बड़ी क्लास को समझाएगा, तो ग्रुप डिस्कशन कर लेते हैं या अपने थॉट को क्या करते हैं, शेयर करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है। सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन में हम पढ़ते हैं कि ये है क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन छोटे समूह में सिखाने के लिए बहुत मूलभूत विधि है। इसे समूह के संचार और पारस्परिक विचार विमर्श में वर्णित किया जाता है, ठीक है। मतलब कि हमें जब अपने विचार को रखना पड़ता है, मैंने आप लोगों को एक टॉपिक दिया, मान लो मैंने आपको बोला टीचिंग पे आप बताओ कि होता क्या है, ठीक है। तो आपने क्या किया, 5-5 लोगों का ग्रुप बनाया, एक ने टीचिंग के मॉडल्स पढ़ाए, एक ने टीचिंग के मेथड्स पढ़ाए, ठीक है। मेथड्स और मॉडल के बीच में आप लोगों ने क्या किया, अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। जो थ्योरी में है वो तो पढ़ा ही, पर अपने विचार आप क्या समझते हैं वो आपने प्रस्तुत किए। इससे क्या होता है कि हम कम समय में उस ग्रुप डिस्कशन के द्वारा एक दूसरे से इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं और अपने थॉट का भी एक्सचेंज करते हैं। ये 3 तरीके की होती है, पूर्णतः नियोजित, ये पूरी प्लान्ड होती है कि एक दिन पहले ही टीचर बता देगा कि देखो ए ग्रुप में इतने लोग रहेंगे, इनके नाम ये हैं, बी ग्रुप में ये लोग रहेंगे और आज हम बात करेंगे कोरोना पे, ठीक है। तो इस तरीके से पहले से ही प्लान रहता है। दूसरा होता है आंशिक रूप से प्लान, इसमें ये बोल दिया जाता है कि चलो हम अभी केवल ग्रुप बना रहे हैं, आप लोग को टॉपिक कल बताया जाएगा कि किस टॉपिक पे आपको करना है। मतलब कि ये जो पार्शियल प्लान होती है जिसको हम बोलते हैं, पूर्णतः प्लान मतलब कि पूरी तरीके से प्लान होगी, दूसरी पार्शियल प्लान, तीसरी होती है अनप्लान, कभी भी अचानक से क्लास में टीचर ने आपका ग्रुप बनाया और बोला भाई कि ये काम करो, ठीक है। इसमें इसको ही हम बज सेशन भी कह सकते हैं। बज सेशन आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह, जो टीवी सीरियल्स में भी क्या होता है, 3-3 लोगों बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है, एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक बच्चा बजल दबाएगा, फिर उसके बाद वो अपना आंसर बताएगा, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, वो आंसर बताता है बजल को दबाते ही, तो उसमें बज सेशन हम उसको बोलते हैं। ये उसी के जैसे होता है जिसमें बच्चा क्या करता है, उद्देश्यपूर्ण चर्चा करता है, अपनी चीजों को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रस्तुत करता है क्लास में, ठीक है, उसको हम बज सेशन बोलते हैं। ग्रुप डिस्कशन उसी के जैसा होता है। इसके क्या क्या बेनिफिट है, इसमें होता है ग्रुप डिस्कशन 5-5 लोग हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल सिंगल व्यक्ति बोलेगा, हर 5 लोग बोल सकते हैं, तो सभी के पार्टिसिपेशन की इसमें क्या हो जाती है, भूमिका, या सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें ट्रेनी की सोच को विकसित किया जाता है। जो भी बच्चा होता है, अब एक ने अपनी राय दे दी, अब उसने उसने जो भी सोचा, उसके दिमाग में जो भी आया तुरंत वो उसने बोल दिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसका थिंकिंग पैटर्न डेवलप होगा, राय को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सके, राय मतलब अपनी चीजों को अपने तरीके से रख सके, ठीक है। पूरी क्लास में ऐसा नहीं हो पाता कि हर बच्चा अपनी अपनी राय बताएगा कि ऐसा है, तो इसमें क्या होता है, अपनी अपनी चीजों को बच्चा बता सकता है। इसमें समूह चर्चा कैसी होती है, ओरल भी होती है, मौखिक, अशाब्दिक बिना शब्द के भी हो सकती है, और लिखित संचार द्वारा भी हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से ये होता है। इसके सीमाएं क्या है, ये यदि समूह व्यवस्थित ना हो तो इसमें बहुत समय व्यर्थ हो जाता है। अगर मान लो मैंने समय बताया नहीं कि भाई चलो 5 लोग है कि 4 लोग, व्यवस्थित नहीं है, क्या होता है इसमें भी, मान लो मैंने आप लोगों को कोरोना पे दिया, तो आप कोरोना पे क्या करोगे, 2 टीम है, एक टीम जो है वो कोरोना का ओरिजिन देखेगी, एक उसका वैक्सीनेशन देखेगी, एक उससे पीड़ित या उसका प्रिविलेंस देखेगी कितना होता है। तो क्या करेगा, एक व्यक्ति या एक टीम में हर 5 बंदे 5 टॉपिक तैयार करेंगे, तो सबको पता है कि मुझे क्या पढ़ के आना है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तब तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है
तो कोई भी कहीं पे कुछ भी बोल रहा है तो इससे टाइम भी वेस्ट हो जाता है। इस विधि में कुछ प्रतिभागियों द्वारा अपने बेहतर संचार कौशल के आधार पर डोमिनेंस की संभावना थी। इसमें से क्या होता है कि पास तो है लेकिन कुछ एक ऐसा व्यक्ति होगा जो हमेशा वही वही बोलेगा, बाकी लोगों को बोलने ही नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, डोमिनेंसी आ जाती है। और इनमें लोगों का आकलन या मूल्यांकन या फिर इवेल्युएशन करना कठिन हो जाता है कि कौन सा बच्चा ज्यादा अच्छा है, ठीक है, पढ़ाई में। तो ये हो गया आपका पहला ग्रुप डिस्कशन, जिसको हम जीडी भी बोलते हैं सामान्य लैंग्वेज में। अब हम बात करते हैं सेमिनार की। सेमिनार जो जनरली होते हैं, सेमिनार और वेबिनार तो होता है, वेबिनार ऑनलाइन होता है, सेमिनार हम ऑफलाइन होते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीके से ग्रुप डिस्कशन होता है। इसमें भी हमारे पास ट्रेनी होते हैं, लेकिन वो दिए गए विषय पे ही पेपर तैयार कर के आते हैं। एक जो सेमिनार होता है वो किसी स्पेसिफिक चीज पे होता है, ऐसे ही नहीं होता कि कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोगों को उसी पे चर्चा करनी होती है। मतलब मान लो एक मेन टॉपिक है लेकिन सब उस टॉपिक से रिलेटेड अपने पेपर प्रेजेंट करते हैं जाके। ठीक है, सेमिनार के मुख्य 4 चरण होते हैं। इसमें पहले क्या होता है कि जो भी सेमिनार होने वाला होगा पहले से प्रायर आपको नॉलेज हो जाती है कि भाई देखो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर सेमिनार होने वाला है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, उस सेमिनार की तैयारी करते हो, उस पेपर के प्रेजेंट करने की तैयारी पहले से करते हो, फिर उसको प्रेजेंट करते हो जाके उस सेमिनार में। उसके पश्चात जैसे आपने प्रेजेंट किया, फिर आपसे कुछ लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो 3 तरीके से मुख्य चरण होते हैं इसके, ये आप लोग याद रख लेना। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि पेपर की प्लानिंग, फिर प्रेजेंटेशन और उसके बाद उसका डिस्कशन होता है। ठीक है, इसके लाभ क्या क्या है, इसमें प्रेजेंटेशन जब कोई भी व्यक्ति देता है, जैसे आप जब आपको टीचर बनना है, मैं आप लोगों को बोलती हूँ आप बोलो बोलो, कुछ लोग ही हैं जो क्लास में बोलते हैं, भले आप गलत आंसर बोलो लेकिन बोलो जरूर, बोलना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपके अंदर जो चीजें हैं वो अंदर ही रह जाएंगी, आप अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाओगे। तो भले आप लोग आपको ना बने, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल सब आप एकदम निपुण हो हर चीज में, लेकिन आप जब पेपर प्रेजेंट करते हो, आपसे क्वेश्चन आंसरिंग की जाती है, तब आपका लेवल बढ़ता है, आप अपना डेवलपमेंट अच्छे से कर पाते हो। तो जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं, चाहे वो पेपर प्रेजेंटेशन हो, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन हो, हमारा कहीं ना कहीं विकास होता है। और बेइज्जती हो भी नहीं तो कौन सी बड़ी बात है भैया, अभी तो हम लर्नर हैं, हम तो सीख रहे हैं। तो जितना ये सारी चीजें होंगी उतना ही हम सीखेंगे। ठीक है, फिर इससे बोलते हैं इसमें योगदान करने हमें अवसर प्रदान करना चाहिए, विशेष प्रयास करते हैं। इसमें व्यवहारिक समूह नेतृत्व की दिशा में अवसर प्रदान करता है, मतलब कि हम कोई भी चीजों को प्रैक्टिकली बताने का प्रयास करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और फिर उनसे हम कोई ना कोई रिसर्च डेवलप करने की कोशिश करते हैं या कोई ना कोई रिसर्च प्रॉब्लम का समाधान करने की कोशिश करते हैं इन वेबिनार्स के द्वारा। अब एक व्यक्ति गया, मैं बना के गई मान लीजिए ब्रेन पे, ठीक है, ब्रेन के मैंने दूसरे किसी बीमारी पे काम किया है, किसी और ने किसी और बीमारी पे काम किया। तो इस तरीके से जब हम सेमिनार सुनते हैं तो हमें एक कम टाइम पे बहुत सारे लोगों की डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज मिल जाती है। ठीक है, इसमें क्या है, अब चूंकि सेमिनार होते हैं, किसी किसी का टाइमिंग ज्यादा हो गया, किसी का कम, तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से लोग बोर भी हो जाते हैं। अगर टॉपिक आपका इंटरेस्टेड है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, आप और सुनना चाहते हो तो अच्छा है, बाकी लोग तो मैं देखती हूँ भाग जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि पुरस्कार वितरण समारोह रख देते हैं, क्यों कि भाई तब तक तो व्यक्ति बैठा रहेगा, है ना। इसमें प्रशिक्षकों के समूह को प्राप्ति की उच्च स्तर की आवश्यकता होती है। इसमें जो होता है ट्रेनी या फिर उनका जो ग्रुप होता है वो प्राप्ति के उच्च स्तर, मतलब कि उनको पता होना चाहिए कि उनको क्या क्या चीजें नॉलेज है, नॉलेज उनके पास होनी चाहिए। जिनके पास नहीं होती तो थोड़ा कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। अब आता है पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन मतलब जहां पर बहुत सारे लोग या फिर 2 से ज्यादा लोग, 3 से ज्यादा लोग मिलकर एक साथ ग्रुप बनाते हैं, उसको हम पैनल बोलते हैं। जहां पैनल में 6 से 8 व्यक्तियों का समूह होता है। इसमें शिक्षार्थियों के साथ निर्देशित और अनौपचारिक विचार विमर्श किया जाता है। देखो पैनल डिस्कशन में क्या था, जो भी हमारे बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उनके साथ इनफॉर्मल विचार विमर्श किया जाता है। जैसे आप कभी इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर पैनलिस्ट बैठे होते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ तो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कुछ नॉर्मल। तो उसमें क्या होता है, आपसे केवल ये नहीं पूछेंगे कि आप योग में क्या क्या सीख के आए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है आपके परिवार में कितने लोग हैं, आपको क्या खेलना पसंद है, ठीक है, आपको लाइफ में क्या करना है। तो ये थोड़ा इनफॉर्मल वे पे भी होता है। ठीक है, और गाइडिंग दी जाती है, प्लस इनफॉर्मल होता है। जैसे कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर पैनल चर्चा, मान लीजिए क्लाइमेट चेंज पे 3-4 व्यक्ति मिलकर बैठ गए हैं, 6-7 व्यक्ति मिलकर बैठ गए यहाँ पर, और वो लोग बात कर रहे हैं कि भाई कैसे कैसे
हम चीजों को करें। इसके लिए शिक्षक पैनल के उन सदस्यों का चयन करता है। मान लो यहाँ पर पैनल में स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर पैनल मतलब स्टूडेंट है, लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो वहां पर एक्सपर्ट होते हैं पैनल, ठीक है, जो भी पैनलिस्ट होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, वो लोग एक साथ बैठते हैं। यहाँ पर टीचर क्या करता है, वहां पर टीचर इतने लोगों को सिलेक्ट करेगा, अच्छे एक्सपर्ट को, क्लास में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उनमें से बोलेगा कि भाई इतने लोग आओ और आप अपने चीजों को सोचो, उन पहलुओं पे बात करो, ठीक है। शिक्षक को स्वयं भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार होना चाहिए। अब जब टीचर जो है, ऐसा नहीं कि वो कोई भी चीज चर्चा करने को देते, उसका सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज होना चाहिए उसको, ठीक है। तो ये पैनल डिस्कशन कहलाता है, इसमें 6 से 8 व्यक्तियों को समझता है। माइक किनका ऑन है, किनका माइक ऑन है भाई? सुषमा गौर जी माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। माइक आप लोग ऑन मत रखा करिए, क्लास बैठ के सुननी, ठीक है, सो के नहीं सुननी। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, पैनल की सीमाएं, सॉरी लाभ क्या क्या होते हैं। यदि हम अच्छे तरीके से कोई भी पैनल चर्चा स्टार्ट की गई है तो यह एकल वक्ता मंच से शिक्षार्थी के लिए अधिक रुचिकर होती है, मतलब कि सिंगल स्पीकर फोरम, मतलब कि इसमें एक व्यक्ति बोलेगा और बाकी टीचर को चीजें समझ में आएंगी या उसके लिए रुचिकर होंगी पैनल चर्चा में। कभी कभी अगर ये अच्छी तरीके से आयोजित की गई हो, मान लो उसमें 6 पैनलिस्ट है, लेकिन उन सब पैनलिस्ट में भी एक एक्सपर्ट है, जैसे कि 6 बच्चों का ग्रुप है, उन 6 बच्चों में से भी एक बच्चा जो है वो उस पैनल की चीजों को, विचार को एक साथ रख देगा, तो टीचर को टाइम नहीं लगेगा सुनने में, है ना। तो इस तरीके से सिंगल स्पीकर फोरम अगर बन जाता है तो अच्छा है। यह विधि सामान्यतः सामाजिक रूप से रिलेवेंट मुद्दों के लिए की जाती है, जैसे कि मान लो सेव सॉइल मूवमेंट हो गया, उस पे पैनलिस्ट मिलकर बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया उस पे कर रहे हैं, कोरोना पे कितने सारे WHO के लोग मिलकर बात करते हैं। तो ये मेनली तब किया जाता है जब कोई सामाजिक मुद्दा हो या सामाजिक रूप से प्रायोगिक या रिलेवेंट चीजें हो, तब पैनल डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने आपको बताया कि सिंगल स्पीकर फोरम मतलब कि यहाँ पर एकल व्यक्ति, मतलब कि एक साथ एक मंच पे अच्छे लोगों को लाना पैनल डिस्कशन कहलाता है, अगर वो अच्छे तरीके से हो। तो इसमें हर व्यक्ति एक्सपर्ट तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि क्लाइमेट चेंज पर योगा वाले बात करें, क्लाइमेट चेंज पर इन्वायरमेंट वाले ही बात कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि योग में मैथ्स वाले आके बात करें, अब योग में तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लोग हैं, मतलब मैं बता रही हूँ कि योग में कोई इंजीनियर या डॉक्टर इतना अच्छी चर्चा नहीं कर पाएगा जो योग वाला विद्यार्थी करेगा। तो इसकी लिमिटेशन क्या होती है कि एक साथ अच्छे एक्सपर्ट लोगों को एक सिंगल स्टेज में लाना थोड़ा कठिन हो जाता है। प्रायः ये देखने को आता है कि इस विधि में शिक्षार्थी सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते, बहुत लोग इसमें नहीं लेते, या टीचर भी हो गए या कुछ एक्सपर्ट्स भी होते हैं, वो ज्यादा टाइम नहीं देते छोटे छोटे चीजों में, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। ब्रेनस्टॉर्मिंग या मस्तिष्क झंझावात इसको बोला गया, विप्लव विधि इसको बोला गया है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सरल भाषा में हम इसको विचार मंथन भी कहते हैं। ये इसका मतलब होता है कि इसमें क्रिएटिव लोग होंगे, ठीक है, जिसमें समूह के सदस्य किसी विषय पर विचारों पर अपनी चीजों को व्यक्त करेंगे और छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाएगी, मतलब कि एक पूरा समूह होगा। आपको इसमें क्या करना है, अपने विचार तो देने हैं, वार्तालाप तो करनी है, लेकिन तुरंत तुरंत करनी है। इसमें जो टीचर होता है वो सारी चीजों को बोर्ड पर लिख देता है, ब्लैक बोर्ड पर लिख देता है और बोलता है कि आप लोग इसकी माइंड मैपिंग करो, इसको सोचो, क्या तुरंत मिटा देता है, ठीक है, मतलब कि तुरंत कोई चीज दिखाएगी और उसको हटा दिया गया। जैसे कि आप साइकोलॉजी में एक टेस्ट है जिसमें हम देखते हैं कि बच्चा पढ़ पाता है कि नहीं, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पेलिंग्स या वर्ड मिला के स्पेलिंग बना दी जाती है, ठीक है। तो जनरली हम देखते हैं कि नेस्ले की स्पेलिंग है, लेकिन उसमें मान लीजिए टी की जगह ए लिख दिया, पी लिख दिया, तो आपको तुरंत उसको माइंड मैप करना होता है, इससे आपका माइंड शार्प होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, चीजों को लिखता है उसमें और उसकी माइंड मैपिंग के रूप में जिससे बच्चा कर ले, और जैसे माइंड मैपिंग करता है उसको हटा दिया जाता है। क्रमशः चर्चा एक ऐसे बिंदु पर आती है जहां पर समस्या का हल निकल सके, या फिर ये तो माइंड मैपिंग के लिए किया, या फिर क्या करते हैं एक चीज लिख दी और सबसे बोला कि आप लोग इस समस्या के बारे में या फिर इस क्वेश्चन के बारे में बताइए, एक एक करके बताइए और तुरंत तुरंत अपने बिंदु रखते जाइए, ठीक है। ऐसे अभ्यास छात्रों की चिंतन को बढ़ाते हैं, इसमें बच्चा चीजों को एनालाइज ज्यादा कर पाता है, उसको सिंथेसिस कर पाता है, ठीक है। और इसमें स्पॉन्टेनिटी होती है, मतलब कि आप जो भी चीज बोलोगे बहुत क्विक बोलोगे, ठीक है। कभी कभी विचारों की मात्रा उनकी गुणवत्ता की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होती है, मतलब कि क्वांटिटी बेस्ड चीजें होनी चाहिए, क्वालिटी बेस्ड इतनी नहीं भी तो चलेगा, क्वांटिटी बेस्ड मतलब कि चीजों को तुरंत बताओ खत्म।
इसका मोटिव होता है कि छात्रों की भागीदारी हो, हर बच्चा करे। तो जैसे मैंने एप्पल का बना दिया यहाँ पर डायग्राम, मैंने बोला बताओ भाई क्या है ये, तो सब स्टूडेंट बताएंगे हाँ भाई ये एप्पल है। वैसे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती, चलिए बताइए कौन सा मेथड यूज किया आप, मैंने बोला जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो आप बताओ, ठीक है। तो इससे बच्चे की क्रिएटिविटी भी प्रोत्साहित होती है। इसमें शैक्षिक और मनोसिद्धांतिक सिद्धांतों पर, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर काम किया जाता है। मतलब कि बच्चे के टीचिंग या नॉलेज पे काम तो किया ही जाता है, प्लस उसके ब्रेन लेवल या साइकोलॉजिकल लेवल पर भी काम किया जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा अपने दिमाग में कुछ ना कुछ विचार या थॉट लाता रहता है। और ये कम खर्चीली होती है, क्योंकि इसे तैयार करने के लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, बस ब्लैक बोर्ड हो उसमें लिख दो, ठीक है। पर ये अध्ययन का व्यवस्थित तरीका नहीं है। किसी भी चीज को अगर आपको पढ़ना है तो उसको लिखना जरूरी है, उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो ये अध्ययन के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन क्रिएटिव बनने के लिए अच्छा तरीका है। यह विधि उन प्रशिक्षकों के लिए संभव नहीं जो भाग लेने के लिए अनिच्छुक है। अब मान लीजिए क्लास में 50 लोग हैं, तो 50 के 50 तो नहीं पढ़ना चाहेंगे भाई वही, ठीक है। तो ये उनके लिए अच्छी नहीं होती। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट मेथड पे। तो जॉन डेवी के शिष्य जो है फील्ड ट्रिप, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही ये प्रोजेक्ट मेथड दिया है। इसमें इनका मेन जो होता है, जिसमें पूर्ण सहभागिता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। प्रोजेक्ट मेथड में आपको सारी चीजें फील्ड वर्क में जाके करनी है। इस प्रविधि में छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है। छात्र उसका हल निकालने के लिए एक निश्चित अवधि तक प्रयासरत रहता है, ठीक है। मतलब कि एक प्रोजेक्ट दे दिया गया, अब बोला गया कि आप इसको करो, ठीक है। बस टीचर आपको गाइड करेगा, आपको उसका फॉर्मेट बनाना है और एक रिपोर्ट देना है। इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मेथड, जो कि आप सभी जानते हैं। इसमें बच्चों को एक टॉपिक दे दिया, जैसे मैंने बोला कि जाइए भाई आर्थराइटिस पे प्रोजेक्ट बना के लाइए, और आप देखिए कि कितने लोग आर्थराइटिस से पीड़ित है। आप गए, आर्थराइटिस देखा, कितने कितने लोग, आपने रिपोर्टिंग की, फिर आपने प्रोजेक्ट बना के दिया, ठीक है। ये टीम वर्क के माध्यम से होता है। इसमें क्या होता है, ज्यादा एक बच्चा तो प्रोजेक्ट कर सकता है सिंगल डिसीजन तो, लेकिन ज्यादा टीम वर्क में ये चीजें होती है। इसकी सीमाएं क्या है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसके हर स्टेप की आपको जांच करनी पड़ेगी, आपको बार बार देखना पड़ेगा कोई एक स्टेप गलत तो नहीं हो गया, ठीक है। इस कार्य के लिए अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता है। जैसे मान लो आपको प्रोजेक्ट या फील्ड वर्क करना है, तो आपको कोई ना कोई व्हीकल चाहिए बाहर जाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट विधि की क्या होती है, सीमाएं होती है। अब आता है ट्यूटोरियल, जो आप सभी जानते हैं। ट्यूटोरियल में हम चीजों को, छोटी छोटी चीजों को सुनते हैं, समझते हैं। ट्यूटोरियल विधि के द्वारा छोटे समूह के शिक्षण के उद्देश्य में इसका उपयोग किया जाता है। मान लो ट्यूटोरियल दिखा दिया गया और 4-5 बच्चे एक साथ बैठे और उनको दिखा दिया गया। 100 लोगों के टाइम 100 लोग एक साथ बैठे तो ट्यूटोरियल दिखाने या चीजें संभव नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो इसके विभिन्न विभिन्न रूप होते हैं ट्यूटोरियल के। पहला होता है इंस्पेक्शन ट्यूटोरियल, ठीक है। इंस्पेक्शन मतलब जहां पर शिक्षार्थी शिक्षक के साथ व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श करता है, जहां पर बच्चा जो होता है वो पूछ सकता है और अपने विचारों को कर सकता है। ग्रुप मतलब साधारण स्तर के शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षण दिया जाता है। मतलब इसमें जो टीचर होते हैं उनको सिखाया जाता है या उनको ट्रेनिंग दी जाती है ग्रुप ट्यूटोरियल के द्वारा। प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल में आपकी बॉडी या आप किसी चीज को प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं। ये मेनली कब किया जाता है, जब हम कोई चीजें ट्यूटोरियल या कोई टीवी या किसी चीज के द्वारा दिखाते हैं तो बच्चे ध्यान केंद्रित अच्छे से कर पाते हैं और अपने विचारों को अच्छे तरीके से देख पाते हैं, और उनका लर्निंग प्रोसेस में नियंत्रण हो जाता है कि चीजों को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे बेहतर हम बना सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारे ट्रेनिंग होते हैं इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से वो चीजों को नहीं समझा पाते। एक ट्यूटोरियल वाला है, आप देखो यूट्यूब में कोई चीज सर्च करते हैं, है ना, तो आप सर्च करो मान लो योग फॉर ओबेसिटी। अब योग फॉर ओबेसिटी 1000 ट्यूटोरियल बने, ठीक है। अब कौन सा ट्यूटोरियल अच्छा है, आप किससे अच्छा सीख पाओगे, तो ये थोड़ा काफी भिन्नता आ जाती है, जिससे पता लगाना मुश्किल होता है कि कौन सी चीज उपयुक्त है। फिर भी हम लोग क्या देखते हैं, जिसके में ज्यादा व्यूज गए हैं, ज्यादा लाइक गए हैं, वो अब मान लो किसी ने 1000 बनाया है, मतलब एक टॉपिक पे 1000 है, आप थोड़ी स्क्रॉल करते रहोगे 1000 वीडियो ऐसे, ठीक है, या देखते रहोगे। तो इसलिए ये थोड़ा सा इसकी लिमिटेशन है और इसमें काफी समय भी लग जाता है अच्छे ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस स्टडी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्यष्टि प्रकरण या केस स्टडी भी इसका बोला जाता है।
ये प्रोजेक्ट मेथड जैसी ही होती है, बस उसमें प्रोजेक्ट फील्ड वर्क दिया जाता है। इसमें भी हम ये चीज देखते हैं कि बच्चा जो है ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो, ठीक है, और इसमें बच्चे को ज्यादा देर तक चीजों को बस गाइड करना होता है और उनमें परिवर्तन किया जाता है। इसमें बच्चों को एक टॉपिक दे दिया गया और उनको बोला गया कि केस स्टडी मतलब क्या होता है, आप किसी भी एक व्यक्ति को उठा लो, उसके रियलिटी से संबंधित चीजों को ही वर्णन करो। प्रोजेक्ट मेथड में तो हम कुछ ना कुछ चीजें मैनिपुलेशन कर सकते हैं, लेकिन केस स्टडी अगर मैं बोलूँ तो किसी भी व्यक्ति का बचपन से लेकर लास्ट तक जितना साल का या जो जो चीजें हुई हैं उसका जीनोग्राम बनाना पड़ता है, उसका डिसीज का पहले डायग्नोसिस वाला बनाना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, हम वास्तविक स्थिति का वर्णन करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी आती है। कोई कोई लोग अपनी चीजों को नहीं बताते आपसे, वो नहीं बताएंगे उनको क्या समस्या है, क्यों ऐसी समस्या है, ठीक है। हम लोग जैसे जाते थे केस स्टडी लेने, जब मैं राजस्थान में थी तब हम बनाते थे केस स्टडी, तो लोग अपना बताते नहीं थे कि क्यों उनको ऐसा हो गया, क्या प्रॉब्लम है घर में। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः मेनली इसका उपयोग हम साइकोलॉजी में करते हैं, काउंसलिंग के लिए, ठीक है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में करते हैं, जीव विज्ञान और विविध कार्यों में करते हैं, इसका उपयोग हम करते हैं। अब इसके कुछ लाभ हैं। यह विधि भाग लेने वालों को विश्लेषण, गंभीर जांच, मूल्यांकन, तर्क वितर्क को व्यक्त करने का अवसर देता है। जैसे मैंने एक बच्चे को बोला भाई कि तुम जाओ और हरिद्वार क्षेत्र में जितने भी लोग हैं जिनको किसी तरीके का डिप्रेशन है उनसे आप बात करके आओ, ठीक है। तो वो बच्चा सबके पास जाएगा, उसमें से देखेगा कि किसको किसको डिप्रेशन है, उसको 5 लोग मिले मान लो डिप्रेशन वाले, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसका एनालिसिस करेगा कि ये जो 5 लोग हैं उन पांचों की स्थिति सेम तो नहीं होगी क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जगह के हैं। तो वो सिंथेसिस या एनालिसिस करेगा पहले कि क्यों ऐसी चीज हुई, ठीक है। फिर गंभीर जांच मतलब सीरियस इन्वेस्टिगेशन करता है बच्चा। ऐसा नहीं कि कुछ भी आया ठीक है डिप्रेशन है, हाँ चलिए बना देते हैं, क्यों आया, इसका कारण क्या है, कैसा कॉज है, कुछ रिस्क फैक्टर है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई थी क्या। तो बच्चा क्या करता है, चीजों को ज्यादा डीप नॉलेज उसको मिल जाती है। यह विधि निर्णय लेने और समस्या को समझाने की क्षमता बढ़ाती है। जैसे जैसे हम केस स्टडी करते हैं, लोगों को समझते हैं, तो हमें समझ में आता है अच्छा इतने लोगों को जो डिप्रेशन है वो उनके इनकम की वजह से है, तो मेरे ख्याल से इस एरिया को लोगों को इनकम की वजह से प्रॉब्लम होगी, इस एरिया के लोगों को इसकी वजह से। तो हम समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं और इसमें छात्रों की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करता है। मतलब कि वही बच्चा कर पाएगा केस स्टडी जो चाहता है एक्टिवली, ऐसा नहीं कि कोई पैसिवली चाहता करके आ गया, ऐसा नहीं। तो जो एक्टिवली करना चाहता है वो लोग करते हैं। इसकी कुछ सीमाएं हैं। यह इस विधि को उपयोग में लाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक बहुत कम है। अब केस स्टडी करवाने वाले टीचर भी बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। कि जो बच्चा करना तो चाहता है लेकिन टीचर उतने अच्छे नहीं जो केस स्टडी करवा पाए, तो ये एक इसकी लिमिटेशन है। यह अध्ययन सभी विषय स्थितियों में उपयोगी नहीं है। सब विषय में केस स्टडी नहीं कर सकते। मैंने देखा बहुत सारे लोग योग में केस स्टडी करते हैं, तो योग में क्या केस स्टडी करेंगे, डायबिटीज पे केस स्टडी चल रही है, आर्थराइटिस पे केस स्टडी चल रही है, ये ऐसा नहीं होता। आप कभी भी केस स्टडी बनाओ उसका पूरा आपको फ्लो चार्ट चाहिए होता है। उसके पापा को क्या दिक्कत थी, उसकी मम्मी को क्या दिक्कत थी, अगर कोई बहू है तो उसके ससुराल और मायके में क्या दिक्कत है, उसके पति को कोई दिक्कत है, उसके कितने सिबलिंग्स हैं उनमें से किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो ये एक स्टडी होती है सही मैनर में, ठीक है। पूरा जीनोग्राम बनता है, जीनोग्राम में आपके पूरे जीन से रिलेटेड चीजें बनती हैं, फिर आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस बनता है, आपका मेंटल स्टेट बनता है, सारी चीजें अलग अलग पार्ट में बनती है। जो केस स्टडी होती है वो टोटल 10 से 12 पेज की केवल डायग्नोसिस वाली होती है, उसमें आप उसका ऑनसेट देखोगे कितने देर में आया, कैसे कैसे आया, वो सारी चीजें उसमें होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोल प्लेइंग की। तो इसमें क्या होता है, टीचर बच्चों को रोल प्ले कराता है। जैसे आप लोगों को मान लीजिए भगवत गीता पढ़नी है और भगवत गीता में रोल हमारे पास बहुत सारे कौन, लेकिन मेन रोल किनका किनका भगवत गीता में भाई, किनका किनका है, अर्जुन कृष्ण और अर्जुन का। कृष्ण और अर्जुन का। मान लीजिए मैंने 2 लोगों को बोला भाई कि ये हमारे कृष्ण है, ये हमारे अर्जुन है, अब ये दोनों रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो रोल प्ले देखने वाले को इतना समझ में नहीं आएगा जितना कि जो रोल प्ले कर रहा है उसको चीजें याद रहेंगी ज्यादा। तो हम कोई अभिनय के द्वारा, आप लोग देखते होंगे उपनिषद गंगा, मैंने आपको बताया भी है कि उपनिषद गंगा में आप उपनिषद पढ़ लो और उपनिषद गंगा देख लो तो आपको देखा वाला चीज जल्दी याद हो क्योंकि आपने रोल देखे हैं सबके। वैसे ही आप महाभारत जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छा कौन थे द्रोणाचार्य, कौन थे भीष्म पितामह, क्योंकि आपने रोल देखा है उसका। और अगर आप खुद करोगे तो आप और अच्छा जान पाओगे। तो इसमें क्या करते हैं,
छात्रों को ज्ञानवर्धन, मानसिक जो मानव संबंधी कौशल है, मेनली रोल प्लेइंग से हमें इस जो भी व्यक्ति होता है, ह्यूमन रिलेटेड स्किल्स होती है वो मिल जाती है कि हर क्षण में आपको कैसा व्यवहार करना है। व्यक्तिगत समस्याएं हल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है। पहले बचपन हम कहते हैं ना टीचर स्टूडेंट वाला, तो टीचर जैसी क्वालिटी बन जाती है लोगों की, ठीक है। तो इसमें विषय वस्तु से संबंधित, अब जैसे हमारा विषय क्या है, हमारे विषय में क्या क्या चीजें, उपनिषद हो गया, योग वशिष्ठ हो गया, भगवत गीता हो गई, याज्ञवल्क्य स्मृति हो गई। तो हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें मैक्सिमम सब्जेक्ट तो रोल प्ले ही वाले हैं। मान लीजिए मुझे किसी को उपनिषद समझाना है तो मैंने नचिकेता, यमराज, इन सब का रोल प्ले करवा दिया और उनको बोला भाई करके दिखाओ। तो इसको हम चीजों को, जो भी चीजें हैं इमेजिनरी, उनको हम रोल प्ले या नाटकीय रूपांतरण कर देते हैं जिससे कि चीजों को समझना आसान हो जाए, ठीक है। इसमें वास्तविक जीवन की एक झलक मिल जाती है आपको और हर स्टूडेंट को अपने आप को शो करने का मौका मिलता है और इसका फीडबैक भी जल्दी मिलता है आपको। आप कर रहे हो रोल प्ले, लोगों को नहीं समझ में आया तो आप तुरंत बोलेंगे अच्छा इसके बाद क्या हुआ। यह विधि, निर्णय, समस्या संबंधी चीजों को और वार्ता, कार्य क्षमता, इन सब चीजों को बढ़ाने का काम करता है। इसकी सीमाएं क्या है, ये अनप्रेडिक्टेबल परिणाम भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम जो चाहे वही हो, कोई रावण के रोल से अच्छा भी ले सकता है चीजों को और बुराई भी ले सकता है ना। तो अनप्रेडिक्टेबल परिणाम होते हैं। प्रायः वास्तविक जीवन की परिस्थितियां भूमिका निभाने से अधिक जटिल है। कोई भी चीज हम देखें, अगर मान लो कोई व्यक्ति बहुत परेशानियों से गुजरा हुआ है अपने जीवन में, ठीक है, और उसको वैसा ही एक्टर बना दिया जाए कि उसको हमेशा दुखी एक्टर बनाया जाए, तो चूंकि उसके जीवन में वो चीज घट रही है तो वो उसको अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। ऐसे कॉमेडियन किसी को बनाओगे तो उसके जीवन में भी कॉमेडी थोड़ा बहुत होना चाहिए तो वो कर सकता है चीजों को। तो हम जब एक्टिंग करते हैं तो चीजों को उसमें लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर कोई चीजें नहीं कर सकता, हर कोई विलेन का रोल नहीं कर सकता। एक अच्छा एक्टर का रोल आप प्ले कर सकते हो, लेकिन एक खराब बनने का रोल प्ले करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। और किसी को कॉमेडी करना बहुत मुश्किल होता है। इस विधि में हमें बहुत सारे सोर्स की आवश्यकता पड़ती है, प्रॉप चाहिए होते हैं, स्टेज चाहिए होता है, जनता चाहिए होती है जिनको हम समझाएं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इनमें क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाइज ही आएंगे सभी के, ठीक है। स्टेटमेंट याद रखना, आपको पूछ लेगा फीडबैक किसमें जल्दी मिलता है, तो ये भी आप याद रखना रोल प्ले में मिलता है। तो आपको स्टेटमेंट याद होने चाहिए चीजों के कि क्या क्या है। तो थोड़ी बहुत चीजें आप लोगों ने इनके बारे में सुना ही होगा बहुत बार, लेकिन आपको स्टेटमेंट वाइज चीजें अलग अलग करते आनी चाहिए कि क्या है, ठीक है। अब आता है व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। शिक्षक की व्यक्तिगत प्रणाली को सामग्री का चयन करने के अलावा सभी विषय वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जनरली यह लिखित सामग्री के माध्यम से अवगत करने की सबसे उपयुक्त है। अगर आपको कोई चीज चाहिए, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शन चाहिए तो इसमें हम रिटन फॉर्म में देते हैं बच्चे को, जिससे वो बच्चा सीख पाता है चीजों को। देखो, शिक्षण की व्यक्तिगत प्रणाली को सामग्री का चयन करने के अलावा सभी विषय वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें मेनली जो मेथड है वो आपके सब्जेक्ट मेथड के लिए यूज किया जाता है कि सब्जेक्ट में आपका जो सिलेबस है वो आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसमें बच्चों को चीजें दी जाती हैं। इस प्रणाली में मुख्यतः 5 चीजें आती है, ये याद रख लेना। अगर आपको पूछा गया ये 5 चीजें कौन से मेथड के अंतर्गत आती हैं तो आप याद रखोगे पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। पहला, सीखने की निपुणता, जो बच्चा सीखना चाहता है उसी को दी जाती है। दूसरी, आत्मगति, सेल्फ पेस होता है, ठीक है। हर व्यक्ति का अपना अपना पेस होता है। कौन, मैं आप सभी को नोट्स दे दूं, मैं आपसे बोलूं कि भाई पढ़ के आना है आप लोगों को, टाइम अनलिमिटेड है जितना पढ़ना है, तो कोई बच्चा पूरे चीजों को 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकता है, कोई बच्चा पूरी चीजों को 2 महीने में भी कंप्लीट करता है, ठीक है। इसमें हम लिखित सामग्री पर अधिक बल देते हैं। बच्चों को असाइनमेंट दे दिया, बोला असाइनमेंट लिख के आओ, ठीक है, तो लिखित सामग्री पर ज्यादा। और इसमें कुलानुशासक, इसमें प्रॉक्टर होता है जो चीजों को देखता है, ठीक है, वो अनुशासन बना के रखता है। कुल मतलब होता है जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो उस इंस्टीट्यूट को जो संभालने वाला होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्टर, ठीक है। प्रॉक्टर से साइन लिए जाते हैं जब आईडी कार्ड बनती है। फिर आता है व्याख्यान, मतलब कि लेक्चर। तो ये 5 चीजें पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन में आती है। व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली, ठीक है, इसमें शिक्षार्थी को दक्षता प्राप्त होती है। इसमें व्यक्ति अपनी स्वयं की गति सीखता है कि भाई कैसे कैसे चीजों को करना है, ठीक है। इसकी सीमाएं क्या है,
यह तेजी से बदलती पाठ्यक्रम सामग्री के लिए उपयुक्त नहीं। अब मान लो कोई इंस्टीट्यूट है, वो सेम सिलेबस चला रहा है बहुत सालों से, ठीक है, अब वही सिलेबस चला रहा है, उसी के ही नोट्स बना दिए उसने कि यहीं से बच्चा नोट्स लेगा, लेकिन अगर कंटिन्यू आप देख रहे हो कि यूजीसी आ गया, कुछ भी आ गया, तो कोर्स तुरंत तुरंत चेंज हो रहा है, यूनिवर्सिटी चेंज करी है, तो जहां जहां कोर्स तुरंत तुरंत चेंज होते हैं तो वो नोट्स प्रीवियस नोट्स काम नहीं आती हैं, ठीक है, तो हमें उसमें क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं चेंजेस लानी पड़ती है। अब आता है यह प्रणाली साइकोमोटर और अफेक्टिव ज्ञान क्षेत्रों पर प्रयोग नहीं है। ये मेनली आपके दिमाग के लिए जरूरी होती है, दिमाग में चीजें हमने बैठा ली, लेकिन उसको हम अपने वास्तविकता में कैसे लाएंगे, लिखी हुई चीजों को समझना, उसको वास्तविकता में लाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक सेकेंड रुकिएगा, बैटरी थोड़ा नहीं है। ओके, कहाँ थे हम भाई? हाँ, ठीक है, तो इसमें आप किसी भी व्यक्ति के दिमाग में चीजों को बैठा तो सकते हो, लेकिन उसके रियलिटी में चीजों को नहीं ला सकते। नेक्स्ट आता है आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि। यह विधि सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। हम चीजों को रटना और सीखना दोनों अंतर होता है। मैं जब लेक्चर दे रही हूँ तो आप क्या कर रहे हो, चीजों को रट सकते हो, लेकिन जब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ कोई चीजें, तो ये क्या करती है, आपके तीनों लेवल पर काम करती है, आपके कॉग्निटिव डोमेन पे भी काम करती है, अफेक्टिव पे भी और मनोवैज्ञानिक। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब जनरली होता है कि चीजों को हम दोनों तरीके से बता रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। जैसे मैंने एनाटॉमी में पढ़ा दिया आपको 206 हड्डियां होती हैं, कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं, उसका मैंने डेमोन्स्ट्रेशन बताया कि अगर आप इस हाथ को मूव करोगे तो आपकी कौन सी बोन और कौन सी मसल जो है वो इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेशन विधि क्या करती है, आपके तीनों डोमेन कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, इन तीनों डोमेन पे काम करती है और इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आपको मैंने योग पढ़ा दिया है ना, योग आपने सुन लिया भाई कि शीर्षासन करने के लिए हमें इस स्टेप की जरूरत है, शीर्षासन करने से ये लाभ और ये हानियां होती हैं, ठीक है। अब आप उसको समझोगे, उसको प्रैक्टिकल जब करोगे तब आपको समझ में आएगा शीर्षासन कान वालों को नहीं करना चाहिए, शीर्षासन करने से मन शांत होता है, हृदय में अच्छी चीजें होती हैं। तो ये तीनों चीजें जो है आपको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड द्वारा मिलती है। डेमोन्स्ट्रेशन को वर्बल स्पष्टीकरण के संयोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है। कोई भी चीज आप डेमोन्स्ट्रेट करें तो आपको बताना पड़ता है, बोलना पड़ता है। इसमें हम ऑडियो और विजुअल दोनों चीज यूज करते हैं, चीजों को प्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिखाते भी हैं और सुनाते भी हैं आपको, ठीक है। चलिए, अब आपका आता है लर्नर सेंटर मेथड, जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगी, ठीक है। लर्नर या स्टूडेंट सेंटर मेथड क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है आपका साइबरनेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में हिंदी वाली जो बुक है ना, उसमें थोड़ा सा धुंधला धुंधला है और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, तो मैंने वही चीज ली है इनमें से जो इम्पोर्टेंट है आपकी, और मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया है। जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे ह्यूरिस्टिक मेथड है, ये इम्पोर्टेंट है, मैंने वहां ऊपर लिख दिया है आपका, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो सारी मैंने उधर साइड लिख दी है, इधर से नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। स्टूडेंट सेंटर मतलब कि इनका कौन सा मेथड है, ये जल्दी बताइए। स्टूडेंट सेंटर मेथड कौन सा है, स्मॉल ग्रुप, इंडिविजुअलाइज्ड ग्रुप या लार्ज ग्रुप, बताओ। स्मॉल इंडिविजुअल होता है या होता है स्मॉल, इंडिविजुअल इंडिविजुअल होगा। इंडिविजुअल होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल है कौन। चलिए, तो इसमें पूरा एक तरीके से स्टूडेंट पर ध्यान दिया जाता है। साइबरनेटिक एक फीडबैक मेथड होता है, ठीक है, जहां पर बच्चे को चीज समझ में नहीं आई वो तुरंत पूछ देगा। द साइंटिफिक, इसका एग्जाम्पल बताएगा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। इस वर्ड का मतलब समझ लेना, आपको कभी कभी वर्डिंग दी जाती है, साइबरनेटिक्स क्या होता है, क्रोनोलॉजी क्या होती है, ठीक है। तब साइबरनेटिक्स मतलब जहां पर हम किसकी स्टडी करते हैं, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल की। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल इन विच, फॉर एग्जाम्पल,
ह्यूमन एंड एनिमल ब्रेन आर कंपेयर्ड विथ मशीन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जहां पर हम देखते हैं कि ह्यूमन जो होता है उसका चीजों पे कंट्रोल है, जैसे आप तवे छुओगे आपका हाथ चला जाएगा। एनिमल ब्रेन, एनिमल को कोई चीज आप स्मेल कराओगे तो स्मेल कर लेगा। उसका कंपैरिजन हम मशीन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से करते हैं। आप देखो रोबोट तो बहुत सारे बना दिए गए, उनके अंदर अब इमोशंस भी डाले जा रहे हैं, तो बॉडी वॉडी बढ़िया बना दिया गया, उनके अंदर अब इमोशंस भी डाले जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो देखा जाता है साइबरनेटिक्स में कि स्टूडेंट को, इसको स्टूडेंट सेंट्रल मैटर में क्यों रखा गया कि स्टूडेंट या फिर जो बच्चा होता है उसका दिमाग पे या फिर उसके कम्युनिकेशन पे कितना कंट्रोल है, इसको हम साइबरनेटिक्स बोलते हैं। और इस मेथड के द्वारा बच्चे को कम्युनिकेशन के द्वारा उसके दिमाग में कंट्रोल बढ़ाया जाता है। इसको फीडबैक मेथड भी बोलते हैं, जहां पर बच्चा जो चीज उसको समझ नहीं आई तुरंत वो क्वेश्चन करेगा, उसको आंसर मिलेगा और उसका दिमाग या कंट्रोल धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा, ठीक है। अब आता है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में बता देती हूँ। ह्यूरिस्टिक मेथड को अनुमानी या अन्वेषण विधि भी कहते हैं, ठीक है। इसको प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग के द्वारा दिया गया था। इस विधि में छात्र असहायता प्राप्त प्रयासों द्वारा समस्या, असहायता मतलब अनएडेड इफेक्ट, या फिर देखो इसमें क्या होता है, मैंने आपको कोई भी टॉपिक दिया, ऐसा टॉपिक ना तो गूगल में है ना आप किसी से पूछ सकते हो, इसमें पूरा व्यक्ति अपनी चीजों पे ही ध्यान लगाता है, ठीक है। आप जो चीज उससे खुद आती है वही लिखेगा। चूंकि इस विधि में छात्रों में जांच की भावना विकसित होती है। अब आप लोग, अभी हम सब क्या करते हैं, चीजों को खुद भी नहीं लिखते, हम गूगल में देख लेते क्या हो गया, अच्छा इसका मतलब क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, चीजों को जब खुद सेल्फ इंक्वायरी करते हैं या स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी करते हैं तो हमारे अंदर जांच की भावना विकसित होती है। इसको अनएडेड क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें व्यक्ति है जो बच्चा है वो किसी से मदद नहीं ले सकता। इस विधि में जो शिक्षण होता है का मुख्य उद्देश्य विज्ञान, गणित, व्याकरण आदि के बारे में ज्यादा तथ्य प्रदान करना नहीं, बल्कि छात्रों को सिखाना। इसमें ये नहीं होता कि बच्चे को बोल दिया गया कि भाई जाओ और तुम सर्वांगासन के बारे में पढ़ के आओ, तो सर्वांगासन के बारे में लिखना उद्देश्य नहीं है, बल्कि सीखना उद्देश्य है कि वो ऐसा होता है तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी हम क्या करते हैं, मैं आपसे बोलूं सर्वांगासन के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, चलिए बताइए। कुछ लोग क्या करेंगे, आज जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे, बुक में देखेंगे आसन प्राणायाम मुद्रा बनने की क्या इफेक्ट है, लेकिन मैं आपसे बोलूं सर्वांगासन देखो तो आप करके देखोगे, आप उस चीज को फील करोगे। भाई सर्वांगासन करते हैं तो हमारा ब्रेन की तरफ फ्लो होता है, तो शायद ब्रेन की तरफ फ्लो है तो हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाए, ठीक है। हमारे थायराइड ग्लैंड पे इम्पैक्ट करता है, तो मान लो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जिसको हाइपर या हाइपोथायरिज्म है उसको ये चीजें अच्छी कर जाए। तो इस विधि में बच्चे को पूरे तरीके से सोचने पे या सिखाने पे ध्यान दिया जाता है, रटने पे ध्यान नहीं दिया जाता। ये कोई टॉपिक दे दिया तुम लिख के आओ, ऐसा नहीं है। जो भी चीज सीखे वो खुद से सीखे। यह विधि स्वयं सीखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। इस विधि में क्या होता है, वास्तविक ज्ञान पर ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता। इसमें जरूरी नहीं कि बच्चा जो चीज रियलिटी वही, इमेजिनरी चीजें भी चलती है। शायद हमारे इमेजिनरी, जैसे मैंने बोला कि शायद हमारी थायराइड ग्लैंड पे भी इम्पैक्ट पड़े, शायद हो सकता है कि साइनस की जिसको प्रॉब्लम हो या सर्वाइकल की, ठीक भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वास्तविक ज्ञान हो, इमेजिनरी चीजों पे भी हम काम करते हैं। बस इसका मेन ये होता है कि बच्चा सीखे, कहीं से भी चीजों को सीखे। इसमें लिखा है दिस मेथड was advocated by Professor Armstrong. In this method, the student has to find out the answer to his and her own problem. इसमें खुद की प्रॉब्लम का खुद ही सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है विद अनएडेड एफर्ट, विदाउट एनी हेल्प ऑफ अदर्स, बिना किसी के मदद के। जब व्यक्ति खुद ही चीजों को सीखे, इसी को हम बोलते हैं डिस्कवर नॉलेज। जैसे कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा, किसने तो बनाया था, मैगी बनाई थी, आइसक्रीम वाली मैगी, या हम कोई भी चीज खाना बनाते। अब आप खुद सोचो कि इतने सारे वैरायटी ऑफ फूड आए कहाँ से, किसी ने तो सोचा होगा ना। हम कैसे चाय पत्ती ही क्यों खाते हैं, कोई और चीजें भी तो होती होंगी, चाय पत्ती को चाय बन गई, ऐसा कैसा हो गया। तो हम चीजों को डिस्कवर जब करते हैं, किसी ना किसी ने तो यही होगा फर्स्ट टाइम डिस्कवर, है ना। तो यहाँ पर मेन बच्चों को साइंटिफिक व्यू पे कि बच्चा आगे कोई चीज डिस्कवर कर पाए, तब उनकी नॉलेज को बढ़ाया जाता है इस तरीके से, ठीक है। इसका मेन एम मैंने बताया, इसका मेन एम ये नहीं है कि बच्चे को चीजों के बारे में, फैक्ट्स के बारे में पता चले, बट उनको ये पता चले कि ये चीजें आई कहाँ से हैं, क्यों ऐसा फॉर्मूला लगा। मैथ के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हमको एक फॉर्मूला दे दिया गया, हम उसी पे काम करते हैं, वो फॉर्मूला दूसरा भी तो हो सकता था ना।
ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसका मतलब ऐसा ही क्यों हुआ। तो ये सारी चीजें इसमें डेवलप करना होता है। तीसरा है थिंक पेयर एंड शेयर। थिंक पेयर एंड शेयर में कहता है इसमें बच्चों का ग्रुप होता है, पेयर में दो दो लोग होते हैं या तीन तीन लोग होते हैं, वो अपने चीजों को सोचते हैं, उनको क्वेश्चन दिया गया, सोचा, दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की, पेयर मतलब दो लोग हैं, ठीक है, थिंक मतलब सोचा और फिर एक दूसरे से शेयर कर लिया। तो इसमें ग्रुप में 1 बाय 1 व्यक्ति शेयर करता रहता है, इसको थिंक पेयर एंड शेयर हम बोलते हैं, ठीक है। फिर तीसरा आता है कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब होता है लर्न बाय डूइंग। चीजों को जब हम करके देखते हैं तब हम सीखते हैं, इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। समझ में आया भाई इतना? आज के लिए ज्यादा हो गया है क्या? फिर कल पढ़ाएंगे Yes, आगे, ma'am. ठीक है। चीजें समझ तो आ रही है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसा तो नहीं कि नहीं समझ पा रहे हो कुछ? दोनों मैम समझ आ रही है। ठीक है, चलिए तो क्लास में आराम से आइएगा और रोज रोज आएगा, पढ़ के आएगा जितना पढ़ाया, बाकी मैं कल पढ़ाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। ये चलिए, तो Yes, ma'am. Thank you, कमर ma'am. गर्दन सीधी, आंखें बंद। Ma'am. ओम शांति शांति शांति। Rub your both palm, put your palm on your eyes, now open your eyes। चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, Thank मस्त you, ma'am. रहिए, रोज आइएगा। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम, प्रणाम मैम।